इलाका सारा का सारा भाजपा में हो जाएगा। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, यहाँ का जो राजपूत समाज है, आप हमारे क्षत्रियों के शिरोमणि हैं। राजपूत समाज चौधरी कृष्ण पाल जी को 80 से लेकर 90% तक वोट देने के लिए जा रहा है। और आपके आ जाने के बाद ये इलाका की फिजा बदल जाएगी। खादर से जो आवाज क्षेत्र में जाएगी वह चौधरी कृष्ण पाल जी जैसे पहले 7वीं और 30वीं बड़ी जीत हासिल करते रहे हैं, अब की बार आपके आशीर्वाद से यहाँ पर पहली जीत हासिल करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कंवर साहब। मैं राजेश भाटी सरपंच साहब और गुड्डू सरपंच साहब और शिव कुमार राजूपुर धर्मपाल पैरूका और ज्ञानचंद भोल्डा, आप लोग स्वागत के लिए ऊपर 2-4 लोगों को आने दे जिनका नाम बोला है। आप करो। हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का पगड़ी पहना करके और गदा दे करके हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप भी दे दो दोनों। पूरे खादर और पलवल क्षेत्र की सरदारी की ओर से ठाकुर राजनाथ सिंह जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी पहना करके और गदा भेंट करके। गदा दे भाई। भारत माता की। ठाकुर राजनाथ सिंह। हमारे माननीय जी का क्षेत्र की तरफ से स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा राजेश सरपंच से, आप कृष्णपाल जी का 1 मिनट में। हाँ, एक दीपक, हमें पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला जी से निवेदन करूंगा, आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरपाल जी। आज हमारे इस खादर क्षेत्र की बागपुर की इस पवित्र पावन भूमि पर आज हमारे देश के रक्षा मंत्री, सारे देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे विधायक जेवर से धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे विधायक नैनपाल जी, जिला के अध्यक्ष चरण सिंह जी और हमारे लोकसभा के प्रभारी जीएल शर्मा जी। सम्मानित मंच, अति सम्मानित मंच के सामने बैठी हुई मेरी आदरणीय सरदारी, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, वंदनीय मेरी मातृशक्ति और बड़ी संख्या में हमारे बच्चे भी मान्य जी का स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े थे। प्रेस के, मीडिया के मेरे सभी साथीगण, अधिकारीगण, साथियों, सबसे पहले तो मैं आज अपने इस खादर के बागपुर के इस गांव में मान्य राजनाथ सिंह जी के आने पर क्षेत्र की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके हम मान्य जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं मान्य जी ज्यादा नहीं कहूंगा, ये जो हमारा पलवल का क्षेत्र है, ये ब्रिज 84 परिक्रमा मार्ग का भी हमारे पलवल जिले का 28 किलोमीटर का मार्ग आता है। सारे हरियाणा का तो 35 का आता है, लेकिन हमारे इस पलवल का 28 किलोमीटर का हमारा मार्ग आता है। आपका स्नेह हमारे ऊपर भी, ब्रिजवासियों के ऊपर भी पहले रहते, पहले भी आप यहाँ आए थे, मुझे याद है जब आए थे तो ये हमारा ब्रिज का, ये हमारा खादर का क्षेत्र बिजली की समस्या से जूझता था। बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर पावर हाउस नहीं लगता था। अधिकारी कहते थे अगर पावर हाउस लगेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। आप आए थे, आपके सामने समस्या लगी थी और अब की बार बाढ़ भी आई, लेकिन यहाँ पर बिजली की कोई समस्या नहीं रही। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद अभिनंदन करूंगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपको सुनने के लिए आए हैं यहाँ सब, मैं ज्यादा ना कहते एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं भी आपका लगाया हुआ पौधा हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका विशेष तौर पर यहाँ स्वागत अभिनंदन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।
अब मैं निवेदन करूंगा अपने पड़ोस के जेवर क्षेत्र से विधायक माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी आप आए और अपनी बात रखें। धीरेन्द्र प्रताप। आज के इस कार्यक्रम में तशरीफ लाए हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री और इस देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने हिंदुस्तान की वह सनातन छाप और हिंदुस्तान की वह छाप जहां शांति का संदेश दिया जाता है और जहां समाज के सभी वर्गों में स्वीकारता स्थापित की, ऐसे हमारे सभी के नेता परम आदरणीय रक्षा मंत्री जी का इस खादर की सरजमी पर स्वागत। कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमेशा मेरे चुनाव में जेवर में रहकर ही मुझे चुनाव लड़ाते हैं, उनके साथ साथ मेरे सभी साथी विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आपके उस जेवर का विधायक हूं जो आपके पड़ोस में है और आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह हमेशा मुझ नाचीज को दिया है वह मेरा कर्ज है, वह आपका कर्ज है मेरे ऊपर। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका वह स्नेह और आपका वह कर्ज आपके इस क्षेत्र के विकास के रूप में हम और भाई कृष्णपाल जी उसे चुकाएं। आपको बता देना चाहता हूं कि जेवर एयरपोर्ट जो यहां से 4 किलोमीटर दूर है, उसकी आधारशिला जब मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी प्रदेश के, इन्हीं की रखी हुई है। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना शुरू हुआ है, उसके विकास की किरणें इस पूरे हरियाणा फरीदाबाद में भी आपको नजर आ रही हैं। 5 गुना रेट आपकी जमीनों के हो गए जेवर एयरपोर्ट की घोषणा के बाद से। तो आज मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को हमेशा प्यार दिया है और आंखों पर बिठाकर रखा है, मैं आप सब खादर की सरदारी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे भाई कृष्णपाल जी को यहां से भारी बहुमत से विजयी आप लोग बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको यह भी यकीन एक बार दिलाता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर इस क्षेत्र के विकास की एक ऐसी इबारत लिखेंगे जहां सर्वत्र खुशहाली होगी। यही मुझे आपसे कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एक बार उठकर हमारे देश के सर्वमान्य नेता राजनाथ सिंह जी के लिए एक नारा लगाएंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हम सबके लाडले प्रिय नेता जो 10 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं, फरीदाबाद से भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से आप आए और अपनी बात रखें। श्री गुर्जर जी। परम श्रद्धेय किसानों के मसीहा, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, मेरे साथी, मेरे मित्र, हमारे पड़ोस जेवर से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक भाई दीपक मंगला जी, हमारे पिरथला के लोकप्रिय विधायक भाई नयनपाल रावत जी, हमारे गाजियाबाद लोनी से विधायक भाई नंद किशोर गुर्जर जी, जिला के अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, ठाकुर हरेंद्रपाल राणा जी, पूर्व मंत्री सुभाष कतियाल जी, लोकसभा के प्रभारी जीएल शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोज जी, सोनपाल छोकर जी, गौरव गौतम जी, वीरपाल दीक्षित जी, वीरेंद्र बैसला जी, भगत सिंह गुगेरा जी, बहन शशिबाला तेवतिया जी और गांव के सरपंच भाई राजेश ठाकुर जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण
और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम सब मान्यवर राजनाथ सिंह जी को सुनने आए हैं। मान्यवर का मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद रहा है। जब भी मैंने उनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, चाहे मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, चाहे लोकसभा का, हमेशा मुझे हर चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और जब मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हरियाणा के में प्रदेश अध्यक्ष के कार्य करने का दायित्व उनके आशीर्वाद से मुझे मिला। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना, 10 साल पहले मुझे आपने सांसद बनाया था। भाजपा की सरकार देश में बनाई थी। अब देश में जो परिवर्तन आया है मान्यवर जी बताएंगे, लेकिन मैंने मान्यवर जी के आशीर्वाद से, साथियों के आशीर्वाद से, आपका जिसको जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, मैं आपको आज मान्यवर की चरणों में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, बात याद रखना, जिसको फरीदाबाद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहते थे, आने वाले दिनों में वो फरीदाबाद का ताज होगा, सबसे ज्यादा क्षेत्र होगा। जैसे गुड़गांव का फायदा, गुड़गांव ने फायदा दिल्ली एयरपोर्ट का उठाया, वही फायदा इस खादर के क्षेत्र को मिलने वाला है। ये हाईवे निकलने के बाद आप खुद महसूस करते हैं कि किसानों के घर में खुशहाली आई। मैं पिछली बार भी आया था और मैं आज भी कह रहा हूं कि जमीन को बचा के रखना, ये जमीन आपकी आने वाले समय में सोना उगलेगी, सोना। सिर्फ 2 बात कह के बात को समाप्त कर रहा हूं। मुझे ईमानदारी से आज ये बताओ, आज देश में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को छोड़कर, जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है कोई पार्टी? इसलिए और कांग्रेस की हैसियत तो ये रह गई है, आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इज्जत बचाने की इतनी लड़ाई है कि 2-4 फालतू मिल जाएं तो इज्जत रह जाएगी, कम हो गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इतनी लड़ाई है। इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी जी देश को बढ़ाना चाहते हैं, किसान और गरीबों को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सबको मालूम है कमल का बटन दबेगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ कौन बनेगा? अगर गलती से दूसरा बटन दब गया तो जानते हो कौन बनेगा? नहीं मालूम ना? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है। वो गलती से अगर दूसरी जगह वोट गया तो पहले प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर मलाईदार मंत्रालयों के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, जेल जाएंगे, बेल पर आएंगे। आज भी तो यही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सारे देश को और आपको पता है मोदी हमारा चेहरा है। अगर उनमें हिम्मत है तो देश के लोगों को बताएं, मोदी नहीं तो कौन? नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास मोदी जैसा चेहरा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो चेहरे हैं सब जमानत पर आए हुए घोटालों पर। अगर गलती से कोई बता दिया तो वो जानते हैं रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन लुटिया चेहरा बताते ही डूब जाएगी। इसलिए देश के लोगों को चेहरा नहीं बताते। अब मैं अंतिम बात की तरफ आ रहा हूं। मित्रों, आपने बारात बहुत की होगी, कोई ऐसी बारात की है जिसमें दूल्हा ना हो?
किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो। उनका तो ना कोई दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है। जब दूल्हा नहीं तो बाराती कैसे, जब ड्राइवर नहीं तो सवारी कैसी। और हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। एक तो मैं सारे खादरवासियों को यह विश्वास दिलाता हूं, जो ये मोहना में कट है ना, सिर्फ राजनीति हो रही है। मान्यवर की उपस्थिति में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे इलाके को। वो बात माननीय नितिन गडकरी से हो गई, उनका बयान भी आपने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। मोहना में कट बनेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मोहना में कट बनेगा। ये सिर्फ चुनाव तक राजनीति, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं देश के इतने बड़े नेता के सामने आपको वादा कर रहा हूं। दूसरी बात, मैंने कहा ना, अब मैं एक मान्यवर जी की उपस्थिति में पूछना है, जाने अनजाने मैं कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूं 78 से लेके 24 साल, 46 साल चुनाव लड़ते हो गए। कॉलेज, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, इंसान हूं। और देखिए, बड़ा वो होता है, गलती हो जाए तो माफी मांग ले, और कोई गलती कर दे तो उसको माफ कर दे। अगर जाने अनजाने मेरे किसी आचरण से, व्यवहार से अगर किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं सारी सरदारी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सदा आपके चरणों में था, सदा आपके चरणों में रहूंगा। लेकिन एक बात पूछकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, ये वोट जो होता है ना, दिल जो कहता है वो करता है आदमी। हम कुछ भी कह लें मंच पे बैठे हुए लोग, लेकिन जो आपके दिल कहता है आप वो करोगे। सिर्फ ये पूछने आया हूं, ईमानदारी से बता दो, दोपहरी का समय है, इतनी तपती गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से बैठे हैं। सिर्फ ये बता दो, आपका दिल क्या कहता है? तीसरी बार मोदी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ जोर से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे, पहले अपने इस भाई और बच्चे को जब सांसद बनाएंगे, तभी मोदी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। ये भी जानते हैं ना? और इतना कहते हुए, मोदी जी की सरकार में हिस्सेदारी उन्हीं का आदमी दिला सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोदी जी की सरकार हो, कांग्रेस को हिस्सेदारी मिल जाए। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हिस्सेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ही आपको दिला सकती है। अंत में मैं सब आपका धन्यवाद करता हूं, और खास तौर से माननीय राजनाथ सिंह जी का, जो उन्होंने पैर में चोट लगने के बावजूद भी, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। उनका मैं, उनके चरणों में मैं धन्यवाद करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भाई धीरेन्द्र ठाकुर जी का, भाई नंद किशोर जी का, वो पड़ोस से आए, वो गाजियाबाद से, वो भी मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में आपके बीच में आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ठाकुर राजनाथ सिंह जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके प्रिय नेता भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने दिल की बात आप सबके सामने रखी। अब मैं निवेदन करता हूं, जिनके लिए आप सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों पर रह करके समाज की सेवा की है, देश की सेवा की है। पहले पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष रहे, हमारे पूर्व में गृह मंत्री रहे और आज जो रक्षा मंत्री के रूप में भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत ही पूजनीय आदरणीय माननीय ठाकुर राजनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया आप हमें अपना आशीर्वाद दें, अपनी बात रखें। आदरणीय मान्यवर। ले आइए, ले आइए, ले आइए, ले आइए। ये बोल नहीं रहा। नहीं, बहुत अच्छी आवाज नहीं। मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे? ये भी रखो, ये आ जाए। कोई बात नहीं। हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चरण सिंह और अब आपके परिवार के ही सदस्य और भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर और आपके बगल के क्षेत्र जेवर के तेज तर्रार विधायक ऐसे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी और बगल के ही आपके दूसरे विधायक श्री नंद किशोर जी गुर्जर, दीपक मंगला जी विधायक, श्री नयनपाल रावत जी विधायक, श्री हरेंद्रपाल राणा, श्री सुभाष जी कात्याल पूर्व मंत्री, श्री GL जी शर्मा लोकसभा प्रभारी, श्री राजेश भाटी जी सरपंच, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने में बोल रहा हूं। आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए आया, और आपने देखा होगा कि जब जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आता हूं, क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा है। अब बराबर इनकी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, विधायक भी रहे, पहले विधायक भी 3 बार रहे। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। आज के राजनीतिक युग में
यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगने आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं। 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। लेकिन मुझे याद है कि पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते, क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते थे, भारत को एक कमजोर भारत मानते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बास नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं समझता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब तो सब, मैं सारी उपलब्धियां आपको बतला सकता हूं। पक्का मकान बनवाया, शौचालय बनाया, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ज्ञान विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञान और विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया के पिछड़े देशों में गिना जाता है। अभी आज के कुछ ही महीनों पहले आपने सुना होगा कि बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश की और चंद्रयान 2 बनाकर छोड़ा था, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। सारे वैज्ञानिक कितने दुखी हुए जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जिस रक्षा मंत्रालय में काम कर रहा हूं, हमारे यहां भी लगभग ऐसे 8,000-9,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। जब मिसाइल छोड़ी जाती है, कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, मैंने स्वयं उन प्रयोगशालाओं में बैठकर देखा है। जब वो ऊपर की तरफ चलता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है, सारे वैज्ञानिक उसी प्रयोगशाला में बैठकर अपनी ताली बजाते हैं। लेकिन यदि कहीं पर जाते जाते आगे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, तो मेरे बहनों भाइयों, अपने वैज्ञानिकों को रोते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। कुछ वैज्ञानिकों को तो चीख चीख कर रोते हुए मैंने देखा है। वैसे ही चंद्रयान 2 जब सबसे पहले छोड़ा गया था, तो चंद्रयान 2 ऊपर तक गया। हमारे वैज्ञानिक बहुत खुश हुए कि हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, चंद्रमा तक हम जिस चंद्रयान को ले जाना चाहते हैं, वह वहां पहुंच कर रहे हैं। लेकिन बीच में ही कोई ऐसी अड़चन पैदा हो गई कि उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। वैज्ञानिक हताश हो गए। मोदी जी को जानकारी प्राप्त हुई, मैं भी उसका साक्षी हूं। चटपट वह सीधे बंगलौर गए और वहां जाकर वहां के वैज्ञानिकों से उन्होंने भेंट की और वैज्ञानिकों का पीठ थपथपाया, सीने से लगाया, उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 1.5 साल के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया कि जब चंद्रयान 3 बनाकर जब उन्होंने छोड़ा, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसका लैंडर उतरने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। और अब आप सोचते होंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार से चंद्रयान भेजा होगा चंद्रमा पर और उनका भी लैंडर वहां उतरा होगा। बहनों भाइयों, ये भारत पहला देश है जो चंद्रमा पर अपना
चंद्रयान का लैंडर उतारने में कामयाब हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर, पहला देश। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया में भारत के प्रति धारणा कितनी तेजी के साथ बदली। धन दौलत के मामले में भी यदि मैं आपको बतलाऊं, जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 वर्षों तक वह प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, बहुमत की सरकार होने के बावजूद, हमारा भारत 2014 में 10 वर्षों के बाद भी 11वें स्थान पर ही खड़ा रहा। लेकिन जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जब बने, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत दुनिया के देशों में जो धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों, जंप लेकर वह 5वें स्थान पर आज पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत सारे विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद ही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। और मेरी बात आप सुन लो बहनों भाई, मैं केवल आपकी हौसला अफजाई के लिए बात नहीं कह रहा हूं। सार्वजनिक सभाओं को भी मैं संबोधित करता हूं। मुझे याद नहीं है कि जब से मैं जानने योग्य हुआ हूं कभी जनता से मैंने झूठ बोला हो। लंबे समय से मैं सरकारों में रह चुका हूं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितनी तेजी के साथ भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, इस भारत को 2070 आते आते दुनिया का सबसे धनवान देश बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। यह हैसियत है हमारी भाई भारत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब एक ताकतवर भारत बनता जा रहा है। यह हैसियत हम लोगों की हो गई। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। एक देश के राष्ट्रपति ने तो हमारे प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा सम्मान व्यक्त किया कि जब वह उस देश में गए तो उस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश की तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। यह केवल प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है मेरे बहनों भाइयों, यह समस्त भारतवासियों का सम्मान है। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे समर्थन मांगने के लिए आया। और वैसे भी भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया। पहले जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा देता था, लेकिन आज भारत की वह हैसियत नहीं है कि जो चाहे आंख दिखाकर निकल जाए। और बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बतला रहा हूं, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भारत के अंदर कुव्वत है। देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों का पूरा भरोसा है। जो कुछ भी पिछली घटनाएं हुई हैं उसमें करिश्मा किया है हमारे देश के जवानों ने। यहां तक कि सीमा पर बुनियादी ढांचों का जो विकास करना होता था, जो सड़क बनाना होता था, अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो देने के लिए कुछ निर्माण कार्य करने होते थे, जवान जाता है, पानी कहां पिएगा, रहेगा कहां, कॉटेजेज बनने चाहिए, यह सब भी कांग्रेस की सरकार नहीं करती। और मुझे ख्याल है कि कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि यदि हम यहां पर सड़क बनाएंगे, यहां पर बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, तो चीन से चलकर सेना भारत में घुस आएगी, इसलिए हम यह काम नहीं करेंगे। यह हालत थे इन लोग, और ये लोग देश बनाने की बात कर रहे हैं।
बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। आज आपको मैं बता रहा हूं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर हुकूमत करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति अब नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम भी भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। हम महाशक्ति किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं बनना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आपका देश है भारत, इसलिए आप कह रहे हैं भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा हितैषी नहीं है बहनों भाई। वैसे हम लोग तो चाहते हैं कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, इसलिए हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी है, हम लाख अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात ही समझ में नहीं आती। जब होता है तब वो बराबर जो है नापाक हरकतें इधर उधर की करता रहता है। लेकिन बहनों भाइयों, वहां के एक एमपी साहब, जैसे यह एमपी साहब हमारे कृष्णपाल जी गुजर है, फजलुर रहमान उनका नाम है, हमारे नौजवान इसको नेट पर जाकर देख सकते हैं। फजलुर रहमान ने आज के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए यह कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हालत है हमारे पड़ोसी देश। साथ ही बने दोनों देश, एक ही देश था, लेकिन आज भारत इतना तेज आगे बढ़ गया। उनके सांसद, उनकी संसद सदस्य में यह बात बोल रहे हैं। और एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जिनका नाम फवाद हुसैन है, उन्होंने हमारे राहुल गांधी की तारीफ की और उस फवाद हुसैन ने तारीफ की है बहनों भाइयों, जिस फवाद हुसैन ने, जानते हैं यह क्या कहा? उरी और पुलवामा की घटना, आतंकवादियों की घटना जो हुई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हताहत हुए थे, उनका यह कहना था कि यह तो पाकिस्तान की सरकार ने कराया है, यह फवाद हुसैन ने स्वीकार किया। और वह फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, और राहुल गांधी ने एक बार भी उसकी आलोचना तक नहीं की। एक से एक इनके सलाहकार हैं, एक से एक सलाहकार। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, जब जब इनकी सरकार रही है बराबर वह उनके सबसे बड़े सलाहकार वही हुआ करते थे। वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस विदेशों की है, उसके वह अध्यक्ष थे। उन्होंने एक सुझाव दिया, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए एक काम ऐसा होना चाहिए, सरकार बनने के बाद भारत में यह व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए कि भारत में घर का कोई बुजुर्ग यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद आधा से अधिक संपत्ति को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और केवल 100 पैसे में 45 पैसे उस परिवार के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इसलिए तैयार हैं घर का कोई बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, उसका स्वर्गवास हो जाए और सरकार कह दे कि अब तो आपके यहाँ के जो मुखिया थे उनका तो स्वर्गवास हो गया, इसलिए आधे से अधिक संपत्ति यानी 55% की संपत्ति अब यह सरकार की होगी। आपके पास केवल 45%, आधे से भी कम यह संपत्ति बचेगी। ये लोग करना क्या चाहते हैं? भारत को महान भारत बनाने की जैसी इनकी सोच होनी चाहिए बहनों भाइयों, वह नहीं रह गई। बराबर दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से यह सलाह लेते रहते,
ये दुनिया के दूसरे देशों की नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो केवल नकल करके अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे बहनों भाइयों, उनकी शक्ल अपने आप बिगड़ जाती है और शायद इसीलिए कांग्रेस की शक्ल आज बिगड़ी हुई है। और कांग्रेस की हालत इस समय क्या हो गई है आपको बतलाने की जरूरत नहीं। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी ही लड़ रहे हैं ना, क्या हालत हो गई। एक समय कांग्रेस हिंदुस्तान की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, आज आप डंके की चोट पर सीना ठोककर मेरे बहनों भाइयों कह सकते हैं दुनिया की आज सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने उस कांग्रेस को लाकर कहां खड़ा कर दिया। अब इनकी कांग्रेस समाप्ति की ओर है। और मुझे तो यह लगता है कि आज के 10 साल के बाद आप छोटे बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस आप जानते हो, तो छोटे बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया की धरती से डायनासोर नामक एक प्राणी, नाम सुना है कि नहीं डायनासोर का। जैसे एक डायनासोर प्राणी सारी दुनिया में था, वह लुप्त हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल में कांग्रेस भी भारत की राजनीति से वैसे ही लुप्त हो जाएगी। अजीबोगरीब हालात इन लोगों के बनते जा रहे हैं। कहते क्या है, कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान में संशोधन कर देंगे। बहनों भाइयों, संविधान में तो कई बार संशोधन हुए, लेकिन संविधान की जो आत्मा होती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, संविधान बनाने वाले संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी, ठीक है संविधान में जब जरूरत पड़े थोड़ा बहुत आप संशोधन कर लेना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना संविधान की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, यानी संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर 1976 में भारत के संविधान की आत्मा को बदल दिया, प्रस्तावना को बदल दिया। और यह उल्टा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग करना क्या चाहते हैं? कहते हैं मोदी जी आएंगे, बहुत सारी सरकारों को एकदम बिल्कुल भंग करके कर देंगे। मैंने भाइयों 10 साल हो गए, एक भी चुनी हुई सरकार को जनता के आदेश बराबर हम लोग के सिर माथे होता है। भले ही किसी हमारे विरोधी पार्टी की सरकार रही हो, एक भी सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में 132 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया है और 90 बार केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारों को भंग किया है। ये कहते हैं तानाशाही आ जाएगी। इमरजेंसी हम लोगों ने नहीं लगाई थी, तानाशाही तो इनके समय आई थी। बहनों भाइयों, हमारी भी 24 साल की उम्र थी 1975 में। 24 साल की उम्र में मैं भी तन्हाई में 2.5 महीने रहा हूं। तन्हाई सॉलिटरी सेल जिसे बोलते हैं, इंदिरा जी की सरकार ने भेजा। उसके अलावा 16 महीने सेंट्रल जेल नैनी में रहा। ऐसे लाखों लोगों को, जेलों के शिक्षक को पीछे डाल दिया। और यह करने वाले लोग हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं सरकार आएगी तो तानाशाही आ जाएगी इस देश में। बहनों भाइयों, हमारा इतिहास रहा है, जो हम लोगों ने कहा है वह करके दिखाया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में भी हम लोगों ने कहा था जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने वह अधिकार दे दिया और समाप्त कर दिया। हम लोगों ने यह भी कहा था जिस तरह भारत की संसद में बहुमत मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहे। और आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। और मुझे यह भी याद है कि जब पहले हम लोग आंदोलन करते थे 1984 में झंडे लेकर,
रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग, सपा वाले, ये लोग कहते थे हाँ हाँ रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के आशीर्वाद से 12 दिन का अखंड उपवास करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मेरे बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं रामलला, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं। जो भी धर्म शास्त्र, जो भी हमारी जानकारी, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं। रामलला अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। लोग यह कहते हैं कि साहब राम राज्य कैसे आएगा, राम राज्य होता क्या है। मैंने कहा जिस दिन दुनिया के अधिकांश, भारत के अधिकांश लोगों के मन के अंदर हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, मां के प्रति क्या कर्तव्य होता है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, बहनों भाइयों, मैं मान लूंगा कि उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। सारा संकट, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जेल इसीलिए जाना पड़ा था, कैकेयी के अंदर वह कर्तव्य बोध नहीं था, बल्कि उनका अधिकार बोध आ गया। नहीं, मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठना चाहिए, इसी कारण सारा संकट पैदा हुआ था और हमारे राम को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश के नौजवानों के अंदर यही कर्तव्य बोध, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। मेरे बहनों भाई, राम राज्य आकर रहेगा। अब 3 तलाक, भाई हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। अब ये कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब दूसरे धर्म के मामले में आप लोग क्यों बोल रहे। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी, सबकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। मेरे बहनों भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं किसी के ऊपर जुल्म होगा, किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी उस मां बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं साहब धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हम कहां भेदभाव कर रहे हैं। अब एक नागरिकता कानून था, आप ये बताइए हमारे सिख भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था, सताया जाता था। अब वह चलकर भारत आए, किसी तरीके से छुप कर, भगकर, बहुत सारे हिंदू आए, सिख आए, और मुझे मालूम है कि अखंड भारत में जब कुछ ईसाई रहते तो ईसाई भी यहां आए। मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था। दिल्ली में एक स्थान पर आकर लोग रुके थे, मैंने जाकर देखा, बहुत ही दयनीय स्थिति है बहनों भाइयों। उसी समय प्रधानमंत्री से हमारी बात हुई, कहे राजनाथ जी अब यह नागरिकता का कानून बनाने की दिशा में आप आगे बढ़िए। और बहनों भाइयों, कानून मैंने ही बनाया था गृह मंत्री रहते। लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया था। उसके बाद हमारे छोटे भाई अमित जी, जो इस समय भारत के गृह मंत्री हैं, उनके आने के बाद यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। अब जिसका भी वहां धार्मिक उत्पीड़न होगा, भारत आएगा, हम उसको भारत की नागरिकता डंके की चोट पर देंगे। जिसको विरोध करना है विरोध करें। हर चीज का विरोध के लिए विरोध किया जाता है। छोटी छोटी चीजों पर भी बराबर हमारी सरकार की नजर रहती है, हमारे प्रधानमंत्री की नजर रहती है। यह बताइए, आप लोग इतने दिनों से, हमारे बुजुर्ग भी यहां बैठे हैं, कांग्रेस की सरकारों को लंबे समय से देखा है। जिस हद तक समाज की चिंता हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने की है, उस हद तक आज तक किसी ने चिंता की है?
चौड़ी चौड़ी सड़कें भी जो दिखाई दे रही हैं, इसकी भी शुरुआत करने का काम किसी ने किया था तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत में प्रारंभ किया था मेरे बहनों भाई, और उन्हीं के काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी सरकारों का एक इतिहास रहा है, कभी मैं हमारी सरकारों के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेस की हर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए उनके मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई बतला दे, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, ईमानदारी से कहा, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे वह किसी भी पार्टी का, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री यह संस्था होता है, इसलिए चाहे किसी पार्टी का हो आलोचना नहीं की जानी चाहिए। देखिए राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा नीचे भेजता हूं, लेकिन 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और केवल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। बहनों भाइयों, उस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री ने चुनौती को स्वीकार किया। उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, पहली बैठक हो रही थी, मैं भी साथ में बैठा था, अधिकारियों की बैठक थी। मैंने कान में पूछा कि मोदी जी इतनी जल्दी सभी का जनधन खाता खोलने का क्या मतलब है? कह राजनाथ जी इसके बाद बैठते हैं हम लोग तो बात करेंगे। बहनों भाइयों, मुझे भी अंदाज नहीं था कि यह व्यक्ति इतना बड़ा करिश्मा करने जा रहा है। और आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन, आधार और मोबाइल 3 की एक ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी बहनों भाइयों कि दिल्ली के बैंक से आज 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसा भी होगा? है हिम्मत किसी के कि पैसा ले ले? जो 6000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, एक पैसा कोई लेता है? यदि लेता हो तो बतलाइए, उसकी खाट खड़ी कर देंगे। लेता है 6000 रुपये में कोई, आपके खाते में पहुंचता है। और मेरी बात सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, ये बात पक्की है, भारत के अंदर एक भी कच्चा घर नहीं बचेगा। भारत के अंदर एक घर शेष नहीं बचेगा जिसमें नल के माध्यम से जल न पहुंचे। माताओं बहनों को दूर दराज जाकर नदी नाले से घड़े पर घड़ा पानी भरकर अपने घरों में लौटना नहीं पड़ेगा। एक घर भी नहीं बचेगा जिस घर में शौचालय नहीं होगा। और यहां जो बैठे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे जो आरक्षण के परिधि में नहीं आते, उनकी भी, जो गरीब नहीं है उनकी भी बात मैं करना चाहता हूं। जो कम से कम खाते पीते लोग हैं, इसी बात करना चाहता हूं। 4 जून के बाद हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के 15 दिन के अंदर जिनकी उम्र 70 साल अथवा 70 साल के ऊपर की है, वो घर के दादा होंगे, दादी होंगे, आजा होंगे, आजी होंगी, बाबा होंगे, कोई भी होंगे, चाहे वह कुछ भी उनकी आमदनी हो, बहनों भाइयों, सबका हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुफ्त इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत की सुविधा उनको भी प्राप्त, क्योंकि मैं देखता हूं घर में जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो जितनी सेवा उनकी की जानी चाहिए कभी कभी नहीं हो पाता है। अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। जात पात धर्म इन सब सारी चीजों से ऊपर उठे, यह सब हमारी सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सबका पूरा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होना चाहिए। और आपका चेहरा देखने के बाद, आपका उत्साह देखने के बाद तो मुझे लगता है आपने मन बना रखा है। अनावश्यक मैं इतना बोल दिया। लेकिन आया था कृष्णपाल गुर्जर के लिए तो बोलना ही था। न बोलता तो कृष्णपाल गुर्जर कहते कि आप मन लगाकर बोले नहीं।
और एक बात और बता दूं, मैं रक्षा मंत्री हूं तो आप चाहते होंगे कुछ बतला दें। वन रैंक वन पेंशन तो हमारे प्रधानमंत्री ने ही लागू किया था, उसमें कहीं दो मत नहीं है। कांग्रेस क्या करती है, कहती हाँ हाँ OROP वन रैंक वन पेंशन हम लागू करेंगे, 500 करोड़ का प्रोविजन बजट में कर देते। बहन भाइयों, पहली बार इस आजाद भारत में वन रैंक वन पेंशन हम लोगों ने लाया। अब हम लोग तो बम, गोले, मिसाइल, जो कुछ भी मंगाना होता तो यहां तक कि छोटी छोटी बंदूकें भी हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, कहा राजनाथ जी अब भारत को रक्षा के मामलों में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और आज आपको मैं बता दे रहा हूं, 15 दिन पहले बहनों भाइयों मैं 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करके जो है आपके बीच यहां पर बैठा। अब हम भी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। यह है भारत की हैसियत। बम, गोले, तो फाइटर प्लेन हम अब दुनिया के दूसरे देशों से को बेचते हैं। यह है भारत की ताकत। इसलिए आपका समर्थन चाहिए। भारत का सम्मान बढ़ेगा, हम समस्त भारतवासियों का सम्मान बढ़ेगा। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, कमाल किया। आपका समर्थन चाहिए मेरे बहनों भाई। अब मैं बोलना बंद कर दूं फिर भी आप उठेंगे ही नहीं। नहीं, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी तरफ से फिर से मैं शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि कृष्णपाल गुर्जर को आपने चुन के भेजा था तो मंत्री बने। आने क्यों, मुझे अब जानता मैं नहीं क्या होगा, लेकिन केवल सांसद आप नहीं चुन रहे हैं, केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, इसलिए बहनों भाइयों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कमल का फूल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब आप देखिए, आप ये कहेंगे कमल का फूल ये क्या है, कौन सी बड़ी बात है। देखिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रखा था। हमारी पार्टी बनी 1980 में ना, तो हम लोगों ने तय किया था ऐसा निशान रखो, उस निशान को लेकर हम चुनाव लड़े, भारत हमारा धनवान भारत बन जाए। तो लोगों ने कहा कैसे चुनाव चिन्ह से भारत धनवान भारत बन जाएगा। अरे मैंने कहा ऊपर वाले की भी कृपा होती है, तब जो है जाकर कोई अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने चुनाव चिन्ह कमल का फूल चुन लिया। अब लक्ष्मी जी, इन लोगों को क्या हो गया, अब इन लोगों की कोई हाथ का है, किसी का झाड़ू है, किसी का हाथी है। मेरे भाई लक्ष्मी जी कभी घर में झाड़ू लगाते हुए आती हैं, लक्ष्मी जी घर में कभी हाथ हिलाते हुए आती हैं, हेलो हाय मैं आ गई, ऐसा कभी होता है। लक्ष्मी जी जब भी घर में आएंगे तो कमल के फूल पर ही बैठकर आएंगे। जो सोचकर हम लोगों ने किया था वही हो रहा है मेरे बहन भाइयों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। नहीं पक्का विश्वास है, आपके विश्वास पर मुझे कोई भरोसा नहीं। मैं आप पर भरोसा करता हूं मेरे बहन भाई, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा करते हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूं। इसलिए फिर से एक बार शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णपाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नौकरी के